हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 टॉप जीके क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का मैं डिटेल में आंसर दूंगी आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का जो क्या कारण है वो है एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग। पलायन वेग के कारण ही चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए पलायन वेग देख लेते हैं यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जरा देख लेते हैं। पलायन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, या अर्थात वह पृथ्वी तल पर लौटकर कभी वापस ना आए। तो इस न्यूनतम वेग को ही हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग कहते हैं। अब पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी है जो उसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gr, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है तथा r जो है वो रेडियस है पृथ्वी की, और यहाँ पर जो v है ये एस्केप वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम किसी भी पिंड का जो है वो पलायन वेग निकाल सकते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान हमें पता है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि हमें अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को, किसी पिंड को पलायन करवाना है तो हमें उस वस्तु को कितने वेग से फेंकना होगा? यानी कि उस वस्तु को हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में लगभग 11.2 किलोमीटर वो चली जाए के वेग से उसे फेंकना होगा हमें, तभी कोई वस्तु या पिंड है जो वो पलायन करेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है वो कितना होता है? कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी कि आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई हम बढ़ा दें तो 4% बढ़ा दें तो 2% बढ़ जाएगा आवर्तकाल। चलिए इसको जरा देख लेते हैं कैसे होता है ये, इसको जान लेते हैं। अब हमें पता है किसी सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आवर्तकाल यानी कि T बराबर T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब हमें आवर्तकाल और लंबाई से मतलब है तो हम ये लेंगे, यानी कि T बराबर अंडर रूट में L, हमें इससे मतलब है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? यानी कि 2% बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कैसे बढ़ेगा। तो चलिए हमें क्या परसेंटेज वृद्धि करनी है, तो T में परसेंटेज वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा निकल के? T में परसेंटेज वृद्धि करेंगे हम तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल टू, अब रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, रूट को 1/2 इंटू डेल्टा L अपॉन L, यही तो होगा परसेंटेज वृद्धि, और इंटू में यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब देखते हैं हमें क्या पूछा है। हमें पूछा है कि आवर्तकाल जो है वो कितना बढ़ जाए, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू जो हमें दी गई है कितनी? 4%। तो चलिए अब इसकी जगह देखते हैं, ये वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे 1/2 इंटू यहाँ पर रखेंगे इसका मान, इसकी जगह 4%, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2%। तो आवर्तकाल में वृद्धि कितनी हुई? 2%। तो यहाँ से इस प्रकार हम जो है वो इन दोनों में संबंध निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो हमें ये पता है क्या होता है, वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है, जल का सबसे शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, यानी कि जो हम दही जमाते हैं वो किसके द्वारा जमता है? दही जो है वो जीवाणु द्वारा जमता है। इस जीवाणु का नाम पूछ लिया जाए तो वो कौन सा जीवाणु होता है?
जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जिसके कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है या दही जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इससे ज्ञात करते हैं हम जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में हमें मदद करता है? तो ये होता है फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है, वो रक्त का थक्का जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है, फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। अगर विटामिन पूछ लिया जाए, कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है? तो ये होता है विटामिन के। ब्लड यानी कि रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। अब चलिए पीएच वैल्यू क्या होती है इसको थोड़ा देख लेते हैं। पीएच वैल्यू जो है वो मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ H पॉजिटिव के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। यानी कि चलिए देखते हैं पीएच वैल्यू जो है वो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीएच इज इक्वल टू -log 10 H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन है, जहां पे ये H पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन आयन। चलिए आगे देखते हैं पीएच पैमाना जो है उसका पता सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं पीएच मान के जो लक्षण है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएच वैल्यू। ताप के बढ़ाने पर पीएच का जो मान है वो घटता है। ताप बढ़ाने पर पीएच का मान घटता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। और अगर पीएच मान 7 होता है तो वे न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। अब देखते हैं पीएच के जो कुछ टाइप्स ऑफ पीएच हैं वो देख लेते हैं थोड़े। पीएच जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अम्लीय पीएच और एक क्षारीय पीएच। वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है अम्लीय पीएच कहलाते हैं, वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है क्षारीय पीएच कहलाते हैं। चलिए अब कुछ सामान्य पदार्थों की पीएच वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे कि नींबू का रस है, उसका पीएच कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का 2.5 से 3.4, शराब का 2.8 से 3.8, टमाटर के रस का जो है वो 4 से 4.4 होता है पीएच वैल्यू जो है। नेक्स्ट है बियर की पीएच वैल्यू 4 से 5 तक होती है। कॉफी की 4.5 से 5.5 तक होती है। यूरिया की 4.8 से 8.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। दूध का 6.4। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ये याद रखेंगे 7 पूछ लिया जाता है, जो कि न्यूट्रल है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है और आंसू का 7.4 होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया आंसू का पीएच मान, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो ये करना चाहिए स्प्रिंग घड़ी। मुख से निकली लार जो है वो किसका पाचन करती है? स्टार्च का, यानी कि इसके हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। यानी कि मंड का जो है वो लार हमारी जो है वो उसका पाचन करती है, स्टार्च का या मंड का। नेक्स्ट है दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल। कुछ इकाइयां जिनके मात्रक देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लेकिन कौन सी दूरी? खगोलीय, जैसे ग्रहों की दूरी हम ज्ञात करते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पार्श्विक मात्रक है दूरी की एम्पियर मापने की
इकाई। और बात करें दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये भी पारसे की होगी। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है वो क्या है, उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवेश का मात्रक न्यूटन सेकंड। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। समुद्री जहाज की गति जो है वो मापी जाती है नॉट में। नौ संचालन का मात्रक क्या होता है, नॉटिकल मील। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम होता है। इसे ऐसे डिनोट करते हैं ए से। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, यानी कि एक हॉर्स पावर बोलते हैं, अश्व शक्ति भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट, उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उच्च वेग को मैक प्रदर्शित करता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। शक्ति की जो इकाई है वो हॉर्स पावर बोल दो या अश्व शक्ति, एक ही बात है, जो कि कितनी बताई थी अभी, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, 746 वाट। नौ संचालन दूरी की इकाई समुद्री मील। क्यूसेक में मापा जाता है। जल का बहाव जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने का जो बर्तन है वो कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला और निम्न चालकता वाला होना चाहिए। झरने में जब ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो है वो क्या होता है, -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी जो वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है, की इकाई होती है क्यूरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, यह है रेडियो एक्टिवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ये होती है बैंगनी रंग की। और सबसे अधिक किसकी होती है, लाल रंग की। सबसे अधिक लाल रंग की होती है वेवलेंथ जो है वो, सबसे अधिक लाल की और सबसे कम बैंगनी की। और यहाँ एक चीज और याद रखेंगे, जिसका तरंग दैर्ध्य यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि प्रकीर्णन की बात करें तो सबसे अधिक किस रंग का होगा, बैंगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होगा। चलिए तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करता है उस दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं। एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो समीपतम समान कला में कंपन कणों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष में बीच वाला जो कलर है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हरा, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो इंद्रधनुष के सबसे बीच में होता है। चलिए इस इंद्रधनुष से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हम कई बार बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों की एक आकृति देखते हैं। यह सुंदर आकृति जो कुछ समय ही रहती है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष एक मौसमी संबंधी प्रक्रिया है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब देखें बीच वाला रंग कौन सा है, अभी मैंने बताया था बीच में ग्रीन कलर होता है। 14 मार्च 1994 को इंग्लैंड में सबसे लंबा इंद्रधनुष दिखाई दिया था। जब वर्षा के नम कण तैर रहे होते हैं तो सूर्य के प्रकाश के इन कणों से होकर गुजरने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
नेक्स्ट है इंद्रधनुष मुख्य रूप से झरनों फव्वारों के आसपास जल्दी बनते हैं। इंद्रधनुष को केवल देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। इंद्रधनुष में 3 घटनाएं एक साथ होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव। तीनों के बाद ये इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में सफेद रंग को विभाजित कर 7 रंगों में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है, तो ये कौन सी है, स्टील जो है वो मिश्र धातु होती है। बात करें तो स्टील जो है वो किस किस का मिश्रण होती है, तो स्टील जो है वो किससे मिलकर बनती है, लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बनता है हमारा स्टील। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, यानी कि सोडियम। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, भूकंप की तीव्रता नापने में, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र कौन सा है, रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो है पानी। पानी ही एक ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहली ठोस, दूसरी द्रव एंड नेक्स्ट गैस। इसके अतिरिक्त पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था जो कौन सी होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है, यानी कि अल्फ्रेड नोबल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो ये हो रहा है लेजर किरणों पर। आकाश के नीले दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें नीला दिखाई देता है। चलिए प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, यानी फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और जिसका सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आकाश का रंग है जो सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है वो हमें अधिक सुनाई देता है अगर तेज गति से कोई वाहन आ रहा है तो। नेक्स्ट है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो उसे जलाकर, यानी कि सूती वस्त्र जो होता है वो हमारी स्किन से भी एकदम सॉफ्ट होता है तो ये आसानी से जल जाता है, तो सूती वस्त्र और ऊनी को जलाकर हम पता लगा सकते हैं, दोनों में अंतर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगर अच्छे अवशोषक होंगे तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, जो कि ब्लैक कलर, तो सफेद कलर जो है वो बुरे अवशोषक होते हैं ऊष्मा के, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है सफेद कपड़े पहनने पर। ऊष्मा का अवशोषण जो है वो क्या है, जब ऊष्मीय विकिरण किसी सतह पर गिरता है तो उसका कुछ भाग सतह से परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो यही होता है एब्जॉर्प्शन, ऊष्मा का अवशोषण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।